the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. ईरान में दोपहर 2 बजे के आसपास ब्लूमबर्ग ने जानकारी दी कि अमेरिका और इस्राइल ने ईरान पर हमला शुरू किया। तेहरान और अन्य शहरों पर मिसाइलें छोड़ी गईं। हमले की शुरुआत इस्राइल ने की और बाद में ट्रंप का बयान आया कि ईरान के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो गया। इस्राइल इस हमले को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कह रहा है, जिसका कोई तुक नहीं। कई दिनों से अमेरिका ईरान पर हमले की बात कर रहा था। ईरान के चारों तरफ अपने युद्धपोतों को और लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रहा था। इसके बाद भी कह रहा है ईरान हमला ना कर दे, उससे बचने के लिए हमला किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जब इस्राइल गए तभी से इन मामलों के एक्सपर्ट लिखने लगे कि उनके वापस लौटते ही 27 से 28 फरवरी को हमला शुरू हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। लिखने वाले का यही मतलब था कि हमला अमेरिका या इस्राइल करेगा। किसी ने नहीं कहा कि चारों तरफ से घेरे जाने के कारण ईरान कभी भी हमला कर सकता है। ईरान ने किया भी नहीं, इसलिए बचाव में किया गया हमला या कैसे कहा जा सकता है। युद्धपोत अमेरिका तैनात करे, युद्ध की धमकी अमेरिका दे और ईरान कहीं युद्ध ना कर दे, इसलिए युद्ध भी अमेरिका करे। क्या चीन और रूस ईरान की मदद के लिए आगे आएंगे? हमेशा की तरह कहीं चीन पीछे तो नहीं रह जाएगा। जिस तरह से ट्रंप ने अंतिम युद्ध का हुंकार भरा है, क्या ईरान इन दो देशों की ताकतों का मुकाबला अपने दम पर कर पाएगा? क्या यह लड़ाई इस बार ईरान को खत्म कर देने की है? क्योंकि अरब देश इस्राइल के आगे सर झुकाकर खड़े हैं और इसी भरोसे कि इस्राइल उन तक नहीं पहुंचेगा, अपनी लड़ाई ईरान के बाद रोक देगा। सऊदी अरब ने ऐलान किया कि वह ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की हर तरह से सहायता करने को तैयार है। इसका मतलब है अरब देश अमेरिका के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने का मौका देख रहे हैं। ईरान के भीतर समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन क्या यही रास्ता बचा है कि बिना ठोस वजह के किसी देश पर बमबारी शुरू कर दें? अगर ईरान में लोकतंत्र नहीं है तो क्या ट्रंप और नेतन्याहू अपना फैसला लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से ले रहे हैं, पारदर्शिता के साथ ले रहे हैं? ट्रंप और नेतन्याहू की लाई हुई तबाही दुनिया के हर हिस्से में पहुंचने वाली है। बस उस काम को कभी ट्रंप तो कभी और नेता अपने देश में पूरा कर रहा होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है और यही करना उनका उद्देश्य है। अमेरिका में ट्रंप के इस फैसले की निंदा हो रही है। पत्रकार मेहदी हसन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को तीसरी बार इम्पीच कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने जो किया वो अमेरिका के संविधान और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत गैर कानूनी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमले पर संपादकीय लिखा, कहा है 2024 के चुनावी अभियान में डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि युद्ध खत्म करेंगे, शुरू नहीं करेंगे, लेकिन पिछले 1 साल में उन्होंने 7 देशों पर सैन्य कार्रवाई की है। सैन्य हस्तक्षेप करने की उनकी भूख खत्म नहीं हो रही। अमेरिका के अधिकारी कह रहे हैं कि इस बार का हमला जून 2025 के हमले से ज्यादा व्यापक हो सकता है, लेकिन ट्रंप ने अभी तक इस बात का कोई ठोस कारण नहीं दिया कि वे अमेरिका के सैनिकों की जान को खतरे में क्यों डाल रहे हैं। ईरान की ओर से बड़े जवाबी हमले हो सकते हैं। ट्रंप ने कांग्रेस को इस हमले की जानकारी नहीं दी, जबकि युद्ध की घोषणा करने की शक्ति कांग्रेस के पास है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की पुलिस और रेवोल्यूशनरी गार्ड अपने हथियार रख दें। ईरान के लोगों से कह रहे हैं यह आपके लिए आजादी का क्षण है, अपने घरों में रहिए, हर जगह बम गिरने वाला है। जब हमारा काम पूरा होगा तब सत्ता पर कब्जा कर लीजिए। आने वाली कई पीढ़ियों तक आपको इसके अलावा मौका नहीं मिलेगा।
ईरान ने कहा कि युद्ध इस्राइल और अमेरिका ने शुरू किया, लेकिन खत्म ईरान करेगा। ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर भी हमला किया। ईरान की सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि इस इलाके में अमेरिका के सभी जमीनी, समुद्री और हवाई ठिकाने ईरान के लिए अब वैध टारगेट बन गए हैं। इस बयान के कुछ ही देर बाद खबर आई कि इस्राइल की राजधानी तेल अवीव पर हमले हो रहे हैं। بابا طيارة بابا باش صار الله 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 الله। ईरान के इस्लामिक गार्ड्स ने कहा कि उसने खाड़ी के इलाकों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। बहराइन, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई। Sí, sí, van. ¿Va el GUR? La grúa no. La grúa que está en el edificio. No veo nada yo. ¿A dónde está el avioncito, boludo? Ahí está, ahí se vio, ahí se vio. Mira el humo. ¿A dónde? Mirá, dale, parate, dale. Boludo. Parate, dale. Qué locura, amigo. ईरान ने भी मध्य पूर्व के देशों में मौजूद अमेरिका के सैनिक अड्डों को निशाना बनाना शुरू कर दी। ईरान ने चुनौती दी थी, अगर अमेरिका ने हमला किया तब वह भी इलाके में मौजूद अमेरिका के सैनिक अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाएगा। बहरीन में नौसेना के मुख्यालय पर ईरान ने हमला किया है। ترامپ بداند ما برای اینکه سالها با شما بجنگیم از پیشرفته ترین امکانات امروز برخورداریم. اول جنگ هرچی ته انبار داریم میزنیم، اما در ادامه قوی ترین موشک هامون رو خواهیم زد. اون چیزی رو که تا الان رو نکردیم و به قول ما بچه ایرانی ها تو آب نمک خوابوندیم. ستة وهناك 7. ياي كذا واو 2 4 6 7 8 9 There is major breaking news at this hour. ABC News has just learned that Iran's supreme leader, the Ayatollah Ali Khamenei, is believed to have been killed in the attack in Iran. President Trump just moments ago confirming the news in a social media post. Killed in that attack led by U.S. and Israeli forces. The 86-year-old cleric had served as supreme leader since 1989, more than 30 years. زدیم صدا باریدن
هرچه که دم زدیم اونها دیدن. حالا اومدم زده برای رضای خدا بزنگم. ممنون شورا خانزیل. خط شکنید دیگه. همانها که در جواب تو میگویند ما خط را نشکستیم خدا شکست. مشکلی قرار میگیریم اگر به خدای بزرگ تکیه کنیم و به استقبال شهادت برویم هیچ ابرقدرتی در مقابل ما مقاومت نخواهد کرد. From two of the world's most extraordinary militaries, ours and the Israelis. I think that's what the calculation now is. Regime preservation. Could you get a more pragmatic figure presiding over this regime? Sure. Aaron, I just want to break in for a moment because we're looking at live pictures in the air over Tel Aviv, and obviously, as many people know or maybe don't know, there is an Iron Dome that Israel uses as its missile defense. دین از دلهای مردم به اراده های مردم این نباید خدشه‌دار بشه. اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا یک اختلاف تاکتیکی نیست، یک اختلاف ذاتی است. ایران یک پارچه تحت سلطه آمریکا و تحت قدرت آمریکا. این منبع عظیم راهبردی از اواسط دهه 1320 شمسی، یعنی از حدود 80 سال پیش، این منبع ثروت که ایران شما باشه 10 سال تو مشت آمریکا بود، متعلق به آمریکا بود. نفتشو می‌بردن، منافع زیرزمینیشو می‌بردن، امکاناتشو می‌بردن، پولشو می‌بردن. انقلاب مقابل آمریکا ایستاد. آمریکا اینجا تملک کرده بود، از کف او، قبضه او بیرون کشیده شد. کینه او نسبت به کشور و انقلاب کینه شطوریه. به این آسونی ها دست بردار نیست. انقلاب یک طعمه شیرین رو از گلوی آمریکا بیرون کشیده بود. آمریکا در کشور ما فرعونیت میکرد. موسی زمان آمد، تخت و بخت این فرعون و دنبال روای او رو آژگون کرد و از بین برد. انقلاب اینه. لذا توطئه ها شروع شد و آمریکا از اول انقلاب تحریکات خودش رو علیه ملت ایران. جانم و شهید بشه. شما اول بزرگ بشید، انشالله قدرتون بلند بشه، درس بخونید و عالم بشین و انشالله برای اسلام مفید باشین. یه 80-90 سالم عمر کنید بعدم شهید بشین. Израиль с помощью США или без помощи США просто убиваете Хаминей. Какая будет ваша реакция и реакция России? Я надеюсь, что это будет самым правильным ответом на ваш вопрос. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. Мы одновременно, откровенно это обсуждают. Господин Трамп, господин Нетаньяху. Я все это обсуждать этого не хочу. اگونه به باد میگم تا صبح بخونه از دیار یاری. अब उनके मारे जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसका मतलब सीधा सीधा तख्ता पलट है? क्या तस्वीर इतनी साफ है? क्या अमेरिका और इजराइल का मकसद पूरा हो गया है?
क्या खामनेई को मारने से ईरान में निज़ाम भी बदल जाएगा? जानकार कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वजह है ईरान की हुकूमत का सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में छपे एक ताज़ा लेख में लंदन यूनिवर्सिटी के स्कॉलर अली हाशिम ने इस बात को बारीकी से समझाया है। वो लिखते हैं कि ईरान का सिस्टम किसी एक शख्स पर नहीं टिका है। यह सिस्टम खामेनेई की मौत से कमज़ोर होने के बजाय और भी ज़्यादा मजबूत हो सकता है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1979 की बात है। ईरान में मोहम्मद रेजा शाह की सरकार गिरा दी गई और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामिक रिपब्लिक की नींव पड़ी। शाह अपनी सुरक्षा के लिए रेगुलर आर्मी पर निर्भर थे, लेकिन नए निज़ाम को उस पुरानी फौज पर भरोसा नहीं था। खुमैनी एक ऐसी सेना चाहते थे जो मुल्क से ज्यादा मजहब और क्रांति की यानी इस्लामी क्रांति की वफादार हो। इसके लिए उन्होंने एक नई फौज बनाई, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC। 1979 की क्रांति के बाद ईरान का संविधान बहुत सोच समझकर बनाया गया था। ईरान के संविधान का आर्टिकल 111 कहता है कि अगर सुप्रीम लीडर की मौत हो जाए तो सत्ता तुरंत एक अंतरिम परिषद के हाथ में चली जाएगी। इस परिषद में राष्ट्रपति, न्यायपालिका के प्रमुख और एक वरिष्ठ मौलवी शामिल होते हैं। जब तक नया लीडर चुन नहीं लिया जाता, ये परिषद मुल्क चला सकता है। अगर जंग के हालात हों तो ये अंतरिम व्यवस्था लंबे वक्त तक भी चल सकती है। यानी सत्ता पूरी तरह किसी एक शख्स के इर्द गिर्द केंद्रित नहीं है, बल्कि ऐसी संस्थाएं बनाई गई हैं जो एक दूसरे का साथ दे सकें ऐसे वक्त पर। जैसे गार्डियन काउंसिल कानूनों को इस्लामिक उसूलों के दायरे में रखती है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स सुप्रीम लीडर को चुनती है और उस पर नजर रखती है, एक्सपीडियंसी काउंसिल संस्थाओं के बीच के झगड़े सुलझाती है, और जिसका हमने नाम लिया IRGC, ये मुल्क को अंदर और बाहर के दुश्मनों से बचाती है। ये सब इसलिए किया गया है ताकि अगर एक हिस्सा फेल हो जाए तो दूसरा मुल्क को संभाल ले। ये सिस्टम पहले भी टेस्ट हो चुका है। 1980 के दशक में जब ईरान के बड़े नेता एक के बाद एक मारे गए थे, तब भी 50 दिन के अंदर खामेनेई राष्ट्रपति बन गए थे। 1979 में खुमैनी की मौत के बाद यानी आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की मौत के बाद भी सत्ता का ट्रांसफर आसानी से हो गया था। आयतुल्लाह अली खामेनेई अगले सुप्रीम लीडर बने थे। हाल ही में जब राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई 2024 में, तब भी कोई अफरा तफरी नहीं मची। नया नेता चुनने में IRGC की सबसे बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि उसे इस्लामिक क्रांति की हिफाजत का जिम्मा मिला है। आधिकारिक तौर पर वो नेता नहीं चुनते, लेकिन उनका रसूख इतना है कि वो किसी ऐसे शख्स को नहीं आने देंगे जो मुल्क की सुरक्षा या एकता को खतरे में डाले। IRGC की अपनी थल सेना, वायुसेना और नौसेना है। साथ ही ईरान की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से पर भी उनका कब्जा है। IRGC की एक मिलिशिया विंग भी है, बासीज फोर्सेस। ये लोग निज़ाम के लिए ढाल का काम करते हैं।